प्रिय विद्यार्थियों, कल बात कर रहे थे हम अलंकारों पर, और अलंकारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी साहित्य है उसमें 8 अलंकार हैं और 8 अलंकार ही आपके 8 नंबर के हैं। तो देखिए, प्रकरण है हमारा अलंकार। ये 8 अलंकारों में मैंने आपको बताए थे कि जो 8 अलंकार हैं वो 8 अंक के हैं और 2 अलंकार आएंगे। उन 8 अलंकारों में से 2 अलंकार आएंगे। कोई से भी 2 अलंकार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको जो 8 अलंकार हैं वो महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा नंबर के हैं, इसलिए उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कल बताया था कि दोनों कक्षाओं के लिए हमारी जो कक्षा है 11वीं, जो क्रमोन्नत होकर 12वीं में आएंगे, और जो पहले से ही 12वीं में है क्योंकि हिंदी साहित्य का भी पेपर नहीं हुआ है, तो मैंने देखो एक बार मैं आपको बताया था कौन कौन से 8 अलंकार हैं, उनका थोड़ा सा देख लीजिए। पहला अलंकार हमारा मैंने आपको बताया था मानवीकरण। दूसरा अलंकार हमारा अन्योक्ति। तीसरा अलंकार हमारा विभावना। चौथा हमारा विशेषोक्ति। पांचवा प्रतीक। छठवां व्यतिरेक। सातवां हमारा दृष्टांत और 8वां हमारा रहा समासोक्ति। इन अलंकारों को आज हम पढ़ेंगे। इनमें से जो भी अलंकार समय रहते हो जाते हैं, तो ये 8 अलंकार आपके हिंदी साहित्य के सिलेबस में है। और जो कुछ छात्र हैं जो अनिवार्य हिंदी जिन पर है, सभी छात्रों पर है हिंदी अनिवार्य, उस हिंदी अनिवार्य में जो अलंकार हैं वो 8 अलग अलंकार हैं, इनके अलग, ठीक है। और क्योंकि वो 2 नंबर के हैं वो 8 अलंकार जो अनिवार्य हिंदी में है, जबकि हिंदी साहित्य में जो 8 अलंकार है ये सब 8 नंबर के अलंकार है। तो इन अलंकारों को आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जो अलंकार हैं उसकी मैंने आपको अर्थ बताया था कि अलंकार का 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो अलम माने होता है शोभा और कार माने करने वाला। आगे मैंने बताया था कि अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण, अर्थात शोभा करने वाला आभूषण, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था उसकी परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये तो थी हमारी सामान्य जानकारी। अब सबसे पहले मैं हमारा जो अलंकार है उसे शुरू करता हूं। उसमें मैं सबसे पहले लेता हूं सबसे सरल अलंकार है, और जिसे आप निरंतर पढ़ते रहते हो आपकी किताबों में जो भी काव्य है उसमें ज्यादातर वही अलंकार हर जगह में दिखाई देता है। और वो पहला अलंकार है, सबसे सरल है, मानवीकरण। मानवीकरण जो अलंकार है, ये जो अलंकार मानवीकरण जो अलंकार है ये सबसे सरल है। और इस अलंकार की जो परिभाषा है वो परिभाषा है कि जब जड़ तथा प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ तथा प्रकृति का से मेरा आशय है कि हमारे चारों ओर जो भी पत्थर है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, जल है और आकाश है, शाम है, सुबह है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ जड़ पदार्थ भी हैं। तो वो सब जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जब वो मानव की तरह क्रियाकलाप करते हैं तो काव्य में उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो देखिए इसकी मैं परिभाषा लिखता हूं और वो आप परिभाषा नोट कर लेना कि मानवीकरण अलंकार की जो परिभाषा है, मानवीकरण अलंकार, इसकी परिभाषा है कि जब जड़ तथा प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है
जब जड़ तथा प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ये हुई परिभाषा। मैंने लिखा, देखिए कि जब जड़ तथा प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार वहां होता है जब जड़ तथा प्रकृति को कार्य करते हुए, चलते हुए, घूमते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जाते हुए, आते हुए काम में दिखाया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम उदाहरण लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए अब इसका उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूं पहले कि कहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण, तो देखिए मानवीकरण अलंकार के उदाहरण कि मानवीकरण अलंकार के कौन कौन से उदाहरण हैं, कि देखिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि मानवीकरण अलंकार के उदाहरण लिखना है जी हमें, क्योंकि 4 नंबर का आएगा और इसकी जो शब्द सीमा है वो 80 शब्दों की है। 60 से लेकर 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है, तो 3-4 लाइनों में यानी कि 40 शब्दों में तो हमारी परिभाषा हो गई, और 30-40 शब्दों में, 20 में, 30 में हमारा इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखिए पहला उदाहरण है इसका, पहला जो उदाहरण है दिवसान, दिवसावसान, दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी। ये पहला उदाहरण है, सबसे सरल है कि दिवसावसान यानी दिवस का अवसान होने वाला है, संध्या होने वाली है, का समय शाम का समय है, मेघ में आसमान से यानी मेघ में माने बादलों से, बादल छाए हुए हैं, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी, यानी कि जो शाम है, जो संध्या है, उसे एक स्त्री के समान, एक सुंदर स्त्री के समान दिखाया जा रहा है। वो कहां से आ रही है, यानी दिवस का अवसान होने वाला, समाप्ति होने वाली है, और उस समय वो बादलों से, आसमान में बादल छाए हुए, उन बादलों से वो उतर रही है। उतरता कौन है, मानव उतरता है, महिलाएं उतरती हैं, बच्चे उतरते हैं, जाते हैं, चढ़ते हैं। उसी प्रकार ऐसा दिखाया है कवि ने यहाँ पर कि कोई जो संध्या रूपी सुंदरी है वो आसमान से उतर रही है, इस कारण से इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो ये है। अब ये बात ध्यान रखना कि सब सा सी सरस, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जहां सा सरस सी हो वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं मानवीकरण की। तो एक बात ध्यान रखना, मैं बीच में आपको बता रहा हूं कि एक काव्य रचना में, किसी दोहे में, किसी छंद में एक या एक से अधिक अलंकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो मुख्य अलंकार है ना, मुख्य अलंकार क्योंकि हर पंक्ति में उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो है मानवीकरण अलंकार। पहला उदाहरण तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अगले उदाहरण पर देखो, मैं दूसरा उदाहरण आपको लिखता हूं कि दूसरा उदाहरण है इसका, दूसरा उदाहरण है इसका कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। एक ही पंक्ति का उदाहरण है, ठीक है, कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखो यहां बादल है, अब वो आए हैं, आता कौन है? प्रकृति आती थोड़ी है, जबकि कोई व्यक्ति आता है जाता है। तो देखो बादल आए हैं, कैसे आए? वो बन ठन के, यानी व्यक्ति कहीं जाता है, किसी कार्यक्रम में जाता है, किसी समारोह में जाता है, तो वो क्या करता है? सज धज के जाता है। यहाँ बन ठन का मतलब सज धज कर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? और वो संवर कर और अपने आप को और सुंदर बना करके जा रहा है। तो यहाँ भी बादलों को एक मानव रूप में दिखाया गया है, प्रकृति को मानव रूप में दिखाया गया है, इसलिए इस उदाहरण में भी क्या है? मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। ये एक पंक्ति का उदाहरण है और वो भी दो पंक्तियों में आ जाता, लेकिन वो छंद है। तो देखिए आगे तीसरा उदाहरण मैं इसका इसी पे लिख देता हूं, इसका भी आप ले लेना स्क्रीनशॉट। तीसरा एक उदाहरण है कि सरसों की ना पूछो, सरसों की ना पूछो हो गई सयानी, हो गई सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं और विवाह मंडप में पधारी। अब देखिए कि सरसों की ना पूछो हो गई सयानी। अब देखो यहाँ सरसों को, यानी एक फसल है, उसे जैसे हमारे यहाँ लहाया भी कहते हैं, कि उस सरसों को यहाँ सयानी यानी समझदार होने के लिए कहा गया। कि यहाँ कहा जाता है कि भाई ये लड़का समझदार हो गया, ये लड़की समझदार हो गई, लेकिन यहाँ प्रकृति या फसल को समझदार बताया जा रहा है। इस सरसों की ना पूछो हो गई सयानी यानी समझदार हो गई। हाथ पीले कर लिए, यानी हाथ पीले कब किए जाते हैं? कि जब किसी कन्या का, किसी स्त्री का जब विवाह होता है ना, तो उसके हाथ पीले किए जाते हैं, उसका विवाह किया जाता है। विवाह मंडप में पधारी। अब विवाह मंडप में कौन? जिस लड़की के हाथ पीले किए जाते हैं उसे तो विवाह के लिए मंडप में लाया जाता है। तो यहाँ देखिए सरसों जो है प्रकृति का तत्व है, फसल है, और उसे क्या किया जाए? उसे एक स्त्री, एक कन्या के रूप में, एक दुल्हन के रूप में क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। इसलिए क्या है? इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार है। किसी को इसमें दिक्कत हो, मेरे हिसाब से इनको नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे सरल अलंकार है। और आप जहां भी देखें ना कि कोई भी जड़ पदार्थ हो या प्रकृति हो और वहां ये दिखाया जाए कि वो मानव की तरह क्रियाकलाप चल रहा है, चल रही हो या आ रही हो, जा रही हो, उठना बैठना उतरना चढ़ना, ये सब मानव की क्रियाकलाप है। और जब जड़ तथा प्रकृति पे दिखाए जाते हैं तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे अलंकार पर। दूसरा अलंकार है हमारा अन्योक्ति। दूसरा अलंकार है हमारा अन्योक्ति। देखिए अन्योक्ति अलंकार। हाँ, तो देखिए दूसरा अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार कहाँ होता है? कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखिए कि जब काव्य में अप्रस्तुत अर्थात उपमान
जब काव्य में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत अर्थात उपमेय का वर्णन हो अर्थात परिभाषा तो यही हो गई, का वर्णन हो कि जब काव्य में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन हो तो वह अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी से कुछ कहना होता है तो उससे ना कहकर किसी अन्य से कहा जाता है और अन्य के माध्यम से संबोधित किया जाता है। अब समझिए इसमें क्या है कि जब काव्य में अप्रस्तुत, अब देखिए इसमें उपमान शब्द है और यहाँ उपमेय शब्द है। मैं बहुत बार आपको कक्षा में बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। देखिए उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो उपमान क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ कि उपमान क्या होता है। उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाती है और उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। समझ रहे हो कि उपमान तो कहते हैं जिससे तुलना की जाती है और उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। यानी हम किसकी तुलना करते हैं, किसी भी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं। ये जो उपमान होता है ये कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है और जो उपमेय होता है वो कोई मानव भी हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, कोई साधारण वस्तु भी हो सकती है। उस साधारण वस्तु की हम किसी विशिष्ट वस्तु से क्या करते हैं, तुलना करते हैं या समानता करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि परिभाषा में एक बार पढ़ते हो कि जब काव्य में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन हो, यानी कि अप्रस्तुत का वर्णन किया जाएगा लेकिन अप्रस्तुत के माध्यम से जो क्या किया जाता है, जो वहां नहीं कहा गया है और जिसको कहना होता है उसका वर्णन किया जाता है। अर्थात जब किसी से कुछ कहना होता है तो उससे ना कह करके अन्य से कहा जाता है और अन्य के माध्यम से ही संबोधित किया जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए, इसके भी प्रसिद्ध उदाहरण है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मैंने आपको कई बार बताया है उदाहरण कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल। देखिए नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल। अली कली अली कली अली कली सौ ही वेदो, अली कली सौ ही बंध्यो, आगे
कौन हवाल। देखिए अब इसको समझिए, ये दोहा है बिहारी जी का, और बिहारी जी के दोहे ने क्या किया है कि एक अन्योक्ति अलंकार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कि यहाँ बिहारी जी क्या है कि मैंने आपको बताया था कक्षा में कि बिहारी जी जो थे वो जो उस समय जो जयपुर के जो राजा जयसिंह थे उनके यहाँ दरबारी कवि थे, और उनकी जो जयसिंह जी की जो रानी थी उन्होंने संदेश दिया बिहारी जी को कि भाई बिहारी जी अपने राजा को समझाओ, वो आजकल मदिरा पान में लेते हैं, अपनी जो नई रानी है उसके साथ हैं, तो उससे वो अपना ध्यान राजगार की ओर लगाएं। तब बिहारी जी ने दोहा लिखा, और इस दोहे के माध्यम से उन्होंने इस अली भौरे के माध्यम से क्या किया है, इस भौरे के माध्यम से उन्होंने जयसिंह को संबोधित किया। किसे किया है? जयसिंह को, राजा जयसिंह को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक भौरा किसी अविकसित कली पर मंडराता रहता है और उसका आगे कोई उसका लाभ नहीं होने वाला होता है, तो उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि उसी प्रकार जयसिंह अपना राजकाज छोड़ करके अपनी नई रानी के साथ हैं और वो राजकाज भूल गए हैं। तब इस दोहे को समझकर जयसिंह ने अपना ध्यान राजकाज की ओर लगाया। इसके बाद एक उदाहरण और मैं आपको बताता हूं अन्योक्ति का। दूसरा उदाहरण है कि दूसरा उदाहरण बहुत सरल है। माली आवत देकर कलियन करी पुकार। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल, काल माने कल, काल हमारी बात, या काल की जगह हम कल भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहां जो माली संबोधन है वो किसके लिए किया गया है? वो मृत्यु के देवता के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? मृत्यु के देवता के लिए। कि माली आवत देखकर कि जो कलियां यहाँ है युवा अवस्था के लिए या युवाओं के लिए, कलियां यहाँ युवाओं के लिए है, और ये मृत्यु के देवता के लिए है, जो हमें मृत्यु देता है, मृत्यु के देवता के लिए। समझ रहे हो कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, कि जब मृत्यु का देवता आता है तो जो युवा लोग हैं फूले फूले चुन लिए, वो कहते हैं कि फूले फूले, फूले फूले का मतलब वृद्धावस्था, फूले फूले का मतलब वृद्धा या वृद्ध लोग, फूले फूले का मतलब वृद्ध लोग। वो कवि ने यहां कहा है कि जो मृत्यु का देवता है वो क्या करता है, उसे देखकर जो युवा है वो कहते हैं कि जो मृत्यु का देवता है उसने जो वृद्ध लोग हैं वो उन्हें क्या ले गए, अपने साथ ले गया था, उन्हें मृत्यु दे दी है। लेकिन ये तो था इसका अर्थ, लेकिन यहाँ अन्योक्ति क्या है, अन्य अर्थ क्या है? अन्य अर्थ ये है कि यहाँ ये कहा गया है कि इसके माध्यम से ये बताया गया है कि यहाँ ये अर्थ ना होकर कि यहाँ कोई माली अर्थात जो वृक्षों की देखरेख करने वाला व्यक्ति है या फूल चुनने वाला व्यक्ति है वो ना होकर के उसके माध्यम से यहाँ उस मृत्यु के बारे में बताया गया है कि हमारा जो जीवन है वो भी एक दिन चला जाएगा, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए ये दो अलंकार हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम आप देखेंगे अगले अलंकारों को। तब तक के लिए धन्यवाद।